हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। जैसा कि आपको पता है कि जेएच एग्जाम प्लेक्स आपका जो आने वाले सेमेस्टर के एग्ज़ाम है उसके लिए सारे कोर्सेज जो है आपके सारे सब्जेक्ट के उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। और उसी दौरान उसी नज़रिए से आज आपका एमडीसी हिस्ट्री का इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल में आज जो हम लोग इसके पहले कांग्रेस के बारे में फॉर्मेशन का बात किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्लास है वो मॉडरेट्स पर है, नरम दल पर है कि नरम दल का प्रभाव क्या था ब्रिटिशर्स पर, उनके द्वारा क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, सब हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्लास। टोटल नोट्स जो है वो आप देखेंगे, आपको अभी मिल जाएगा स्लाइड बाय स्लाइड, पीपीटी बाय पीपीटी। टोटल नोट्स को हम लोग समझेंगे और उस पर गहरा चर्चा करने के बाद ये टोटल नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सबको थैंक्स कि आप इतना सपोर्ट जेएच एग्जाम प्लेक्स को कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है। ये देखकर हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित है और हम लोग आगे इसी तरीके से ये क्लास रेगुलर लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज का जो क्लास करेंगे वो नरम दल पे होगा। गरम दल पे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है और लॉन्ग आंसर लिखने के लिए हम लोग को थोड़ा डिटेल पे चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी आपको नोट्स का क्वेरी या फिर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट डाल सकते हैं और ये भी बताएं कि आपका एमडीसी पेपर क्या है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो मॉडरेट्स थे, नरम दल के लोग थे, वो कौन थे, कैसे थे और उनका काम क्या था, कैसे वो लोग देश का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसके बाद कैसे आप एक संगठन का गठन किए और उसको ब्रिटिशर्स के लिए उसको यूज कर रहे थे, उसके विरोध में कि उनके साथ में, हम लोग इस सब चीज पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं एक स्लाइड से पहले कि हम लोग आज बात जो करने वाले हैं नरम दल पर वो आखिर है कौन। तो देखिए, एक तरफ आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो कि आम लोगों का, भारतीय लोगों का दमन कर रहे थे, उन पर उनका शोषण कर रहे थे। और दूसरे तरफ थे आपके जो आम जनता थी आपकी, वो आम जनता। अब आम जनता में क्या था, तो आम जनता में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रोष था। ठीक है, आम जनता पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा था, ये लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि एक संगठित हो सके, एक एकजुट हो सके। ठीक है, और जो आम जनता थी वो सामाजिक जो स्थिति थी, अंग्रेजों के द्वारा जो ये पीड़ित थे उसका भी विरोध ये लोग कर रहे थे। ठीक है, सोशल कंडीशन इन लोग का उतना ठीक नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे ग्रसित थी जो आम जनता थी, जो भारतीय लोग थे वो। ठीक है, अब इसके बीच में अगर अब एक हम लाइन खींच दें कि यहां पर ब्रिटिशर्स वर्सेस आम जनता चल रहा है, ये लड़ाई चल रहा है ब्रिटिशर्स और आम जनता में, तो आप इस लाइन में मॉडरेट्स को कहां पाएंगे, नरम दल वाले लोगों को आप कहां पाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो लाइन मैंने खींचा यहां पर, तो आप नरम दल वाले को थोड़ा आप इस साइड पाएंगे। ठीक है, जो नरम दल वाले हैं वो थोड़ा इस साइड आपको पाए जाएंगे। क्यों, इसका कारण क्या है। सबसे पहले जो मॉडरेट्स हैं वो है कौन, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। जो नरम दल वाले लोग हैं ये है कौन, तो नरम दल वाले लोग ज्यादातर आपके जमींदार लोग हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं,
ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं ट्रेडर्स है, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। और कैसा एजुकेशन इन लोग के पास ज्यादा है, तो वेस्टर्न एजुकेशन इन लोग के पास ज्यादा है। अब वेस्टर्न एजुकेशन इन लोग के पास ज्यादा होने से जो वेस्ट की तरफ झुकाव है, यानी कि अंग्रेज की तरफ झुकाव है, इन लोग का कुछ हद तक माना जा सकता है कि उन लोग की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है, इन लोग का, नरम दल वाले लोग का। ठीक है, अब ये नरम दल वाले लोग का ब्रिटिशर्स के तरफ झुकाव होने का कारण देख, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन है ही। दूसरा कारण ये भी बोलते हैं कि उस समय जो आम जनता थी वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, जो कि एक बार नरम दल के बोलने से संगठित हो जाए और एक व्यापक स्तर पर विरोध कर पाए, ये भी उनका मानना था। इसलिए वो क्या चाहते थे नरम दल वाले, कि हम लोग बातचीत से कोई भी मांग को ब्रिटिशर्स तक पहुंचा के उस चीज का हल निकलवा सकते हैं। ये सोचना था इन मॉडरेट्स का, जो कि आगे जाके इन लोग भी सोचते हैं कि ये गलत साबित हुए। आगे हम लोग अभी देखेंगे नोट्स के जरिए कि आगे जाके ये देखेंगे कि इन लोग का जो फैसला था कि ब्रिटिशर्स इन लोग के हितैषी है, और इनका ये भी सोचना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के फेवर पे काम कर रहे हैं, वो इंडियन लोग के फेवर पे, भारतीय लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इन मॉडरेट्स का ये भी सोचना था, जो कि एक तरीके से सही भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोल सकते हैं कि गलत था ये सोचना। ठीक है, कि वहां पर ब्रिटिशर्स जो थे सिर्फ वो अपना फायदा का बात कर रहे थे। इसी में हम लोग देखेंगे मॉडरेट्स में ही बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जो बहुत सारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में चर्चा किए, जैसे ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आप दादा भाई नारोजी का नाम सुने होंगे, तो ड्रेन थ्योरी वही दिए थे, वो आरसी दत्त। ठीक है, तो वो सब मिलके, मॉडरेट्स तो वो लोग थे ही, लेकिन वो लोग बताए थे कि ब्रिटिशर्स भारत का शोषण कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और उन लोग का कहना था कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में ब्रिटिश रूल लेके आए। ठीक है, ब्रिटिश रूल करें तो ज्यादा अच्छा है, अपने जो अन ब्रिटिश रूल है उसको वो यहां से हटा दें। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल को यहां से हटाएं। जैसे ब्रिटिश रूल पे होता है, जैसे वहां पर ब्रिटेन में कोई उनका विरोध भी कर रहा है तो वहां पर एक, जैसे हम लोग इसके पहले क्लास में चर्चा किए थे, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह पर काम करते हैं। वहां पर कोई विरोध भी कर रहा है तो उसको शांत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वो लोग भारतीय लोगों का साथ दें, ब्रिटिश रूल लेके आए और यहाँ पर अन ब्रिटिश रूल को खत्म करें। जो शोषण है, जो दमन है भारतीय लोगों का, उसको खत्म करने पर कुछ मॉडरेट्स चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआती फेज में जो 1857 के बाद जब ये कांग्रेस बना 1885 में, तो शुरुआती दौर में ये लोग मॉडरेट्स लोग यही चाह रहे थे कि हम लोग जितना भी हम लोग के साथ दिक्कत है या फिर कोई भी परेशानी है, कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार लाना है, तो हम लोग बातचीत के जरिए वो चीज अंग्रेज तक रखेंगे, तो इसका ये लोग निवारण करेंगे, उस चीज का सुधार करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अब क्यों नहीं हो रहा था, इसका क्या कारण था, अभी हम लोग टोटल नोट्स के जरिए इस चीज को देखेंगे। तो आपको उम्मीद है मॉडरेट्स कौन थे उसका ऊपर हल्का हल्का जानकारी आपको पड़ गया होगा। ये नरम दल के थे, अंग्रेज के हितैषी थे, आप ऐसा बोल सकते हैं। उन लोग जो बोल रहे थे वो अंग्रेज जो बोलते थे इन लोग सुनते थे और अपना बात मनवाने का कोशिश करते थे, जो कि हो नहीं पाता था ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस मॉडरेट फेज को। जो नरम दल का जो फेज था वो कैसा था। तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी, लिबरल, उदारवादी मतलब जो लड़ाई झगड़ा पे ज्यादा ध्यान ना दे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जो फ्री माइंडेड थे। तो फ्री माइंडेड कौन होंगे, जिनके पास एजुकेशन अच्छा होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो वेस्टर्न एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान जो दिए थे, वो लोग ज्यादा ही मॉडरेट्स बने थे। लॉयर्स, प्रोफेसर्स, यहाँ पर लॉयर्स भी आप लिख सकते हैं, लॉयर्स भी आप लिख सकते हैं। जो वकील लोग थे वो भी मॉडरेट्स थे कोई। ठीक है, तो सुधारवादी या वैधानिक युग कहा जाता है इसे। कांग्रेस का शैशव काल, शैशव काल क्या होता है, स्टार्टिंग फेज। यहां पर इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया इन्फेंसी ऑफ द कांग्रेस।
तो शैशव काल का मतलब है स्टार्टिंग फेज जो कांग्रेस का था उसको ये कहा जाता है। कौन सा फेज? उदारवादी युग, मॉडरेट फेज। 1885 से 1905 ईस्वी तक, तो कहां से कहां तक डेट दिया हुआ है आपका? 1885 से लेके कहां तक? 1905 तक अगर हम बात करें तो इन 20 सालों में जो मॉडरेट फेज था, बहुत कोशिश कर रहे थे जो नरम दल के लोग थे वो ब्रिटिशर्स को समझाने का, जो रिफॉर्म था उनके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में लाने का, वो लाने की बात ये लोग बोलचाल से कर रहे थे। कुछ हो पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था, सब हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उदारवादियों का एक आधिपत्य था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की नीति के समर्थक थे। तो ये सब जो भी लिखा हुआ है सब मैंने अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले आपसे चर्चा की कि मॉडरेट जो थे वो कैसे थे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग वाली नीति के साथ काम करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स के सहयोगी थे, उनके हितैषी थे, उस तरीके से ये लोग काम करते थे। इस समय कांग्रेस का लक्ष्य भारतीय शासन में छोटे मोटे सुधार प्राप्त करना था, एकदम व्यापक स्तर नहीं कि एकदम अंग्रेज को निकाल के भगा देना है या फिर कुछ और बड़ा व्यापक करना, ऐसा कुछ नहीं। जो भी छोटा मोटा काम है, जैसे लेजिस्लेशन में जो नॉन ऑफिशियल बॉडी है या नॉन ऑफिसर्स है, उसमें जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन के थ्रू वहां पर आना, ठीक है। जो ऑफिशियल है वो तो अंग्रेज वहां पर रखते ही अपने, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल है, जो ऑफिसर नहीं है, नॉन ऑफिसर है, उनका इलेक्शन के जरिए वहां पर आना, जो कि नहीं था उस समय। तो ये सब छोटे छोटे काम वो करवाना चाह रहे थे और बहुत सारा रिफॉर्म वो करवाना चाह रहे थे। अभी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इस समय कांग्रेस का लक्ष्य भारतीय शासन में छोटे मोटे सुधार प्राप्त करना था, ठीक है। तो ये सब जो लाइन है आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उनके अस्त्र प्रस्ताव एवं प्रतिनिधि मंडल थे, वे नरम नीति का अनुसरण करते थे, ठीक है। तो उनका जो प्रस्ताव था, उनका देखिए, जैसे अभी भी आप जैसे कोई भी चीज का प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका एक प्रतिनिधि मंडल होता है, जैसे 5 और 6 लोगों का ग्रुप जिसमें एक हेड होंगे, वो जाके सरकार से चर्चा करता है कि ये विषय पे हमको आप इसमें आप हमको निवारण कीजिए, ये देखिए आप इसमें क्या कर पाते हैं। अब जैसे प्रोटेस्ट में 1000 लोग हैं तो 1000 तो सरकार के ऑफिस में जाके वहां चर्चा नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही उस समय कुछ स्पेशल प्रतिनिधि मंडल होते थे, किसके? कांग्रेस के, जो सरकार से जाके किसी भी चीज के बारे में जो उनकी समस्या है उसके बारे में उसका निवारण चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। आगे हम लोग देखें, वे नरम नीति का अनुसरण करते थे। अब नरम दल है तो नरम नीति का ही अनुसरण करेंगे। देखिए, नरम नीति का मतलब है कि बातचीत से जो भी समस्या है उसका आगे बढ़ाना, उसका निवारण करना बातचीत करके, ठीक है। आगे अब एक चीज और आपको बता दें कि ये जो मॉडरेट्स थे वो 3P मॉडल पे काम करते थे। अब ये 3P मॉडल क्या है भाई? ये 3P मॉडल पे काम करते थे। तो पहला P हो गया आपका प्रेयर, पहले प्रार्थना करेंगे, मतलब प्रार्थना क्या? रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कर दीजिए, ठीक है। 3P में जो पहला P है वो लोग क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अंग्रेज से कि ये कर दीजिए, ठीक है। दूसरा P का मतलब है ये लोग पिटीशन करेंगे। मतलब पिटीशन का मतलब क्या है कि कोई भी समस्या है इन लोग का, उसको एक पेपर पे एप्लीकेशन लिखेंगे और उस पे 500, 1000, 10,000 जितना लोग का साइन ले पाए लेके एक पिटीशन यहाँ पर अंग्रेज को दे देंगे। तो दूसरा P का मतलब है पिटीशन और तीसरा P का मतलब है प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है? ये प्रोटेस्ट करने का मतलब ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है कि ये रोड पर चक्का जाम कर दें या पूरा रोड जाम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट होगा। मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर पे छाप देंगे कि अंग्रेज जो थे ये हमारे सहयोगी नहीं है या हमारे जो समस्याएं हैं उस पर ये सहयोग नहीं कर रहे हैं उसका निवारण करने में। तो ये सब प्रोटेस्ट का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3P मॉडल पे काम करते थे कौन? मॉडरेट्स, नरम दल वाले। आगे हम लोग देखें, इसलिए वे उदारवादी कहलाएं, ठीक है। तो बहुत अच्छा डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपका क्वेश्चन कैसा भी आता है शॉर्ट या लॉन्ग में, आप ये नोट्स का मदद लेके और भी कुछ किताबें पढ़ के, बुक्स पढ़ के आप बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। बस आप क्लास को अच्छे से समझ जाइए कि कंसेप्ट क्या है क्लास का, ठीक है।
आगे हम लोग देखें, इसलिए वे उदारवादी कहलाए एवं उनका कार्यक्रम राजनीतिक भिक्षावृत्ति। अब देखिए ये भिक्षावृत्ति क्या है, भिक्षावृत्ति है, यही प्रेयर का बात हो रहा है। जो भी लोग पॉलिटिकली करेक्ट करना चाह रहे थे अपने आप को, जो भी पॉलिटिकल दिक्कत था इन लोग को, उसके लिए इन लोग क्या करते थे, प्रेयर करते थे अंग्रेजों को कि ये कर दीजिए, हम लोग का ये सुधार कर दीजिए, हमारे पॉलिटी में ये डिफरेंसेस है इसको दूर कर दीजिए। तो यही लोग, तो इस चीज को भिक्षावृत्ति हिंदी में और पॉलिटिकल मेंडिकेंसी इंग्लिश में नाम दिया गया, के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, इस समय के उदारवादी नेता कौन थे, तो आपको पता है सबसे बड़ा नाम दादा भाई नारोजी, और बड़ा नाम फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब बड़े बड़े नाम हैं। इसके पहले भी क्लास में मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की थी। रास बिहारी घोष, लाल मोहन घोष, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। ठीक है, तो ये सब जो बड़े बड़े नाम थे उदारवादी नेता, ये लोग क्या क्या काम किए अभी आने वाले समय में हम लोग अभी देखेंगे आज ही के क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए समझते हैं ये लोग करना क्या चाह रहे थे। ये ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे। बार बार एक ही पॉइंट लिखा हुआ है आपका, तो आपको इसलिए लिखा हुआ है कि आपको समझ में आए कि मॉडरेट्स थे कौन। ठीक है, अब यहां पर बार बार ये पॉइंट लिख के लाने का ये मतलब नहीं है कि मैं मॉडरेट्स का आलोचना करने के लिए यहां पर या निंदा करने के लिए आया हूं। यहां पर जो सच था उस चीज को मैंने निकाल के लाया है आपको दिखाने के लिए, और इस चीज का आप अगर आप यूज करते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर में मार्क्स ज्यादा आने का संभावना हो जाएगा। तो शासन के प्रशंसक एवं राजभक्त थे। तो ये ब्रिटिश सेना बोल रहे हैं, ब्रिटिश शासन के प्रशंसक और राजभक्त थे। अब राजभक्त मतलब ब्रिटिश रूल, उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। अंग्रेज जो भी न्याय करते थे उसमें वो रेडी रहते थे, हाँ जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना था कि अंग्रेज जो है वो इंडिया के फेवर में ही काम कर रहे हैं। उस समय के जो पहला वाला फेज था, ठीक है, वे वैज्ञानिक विधि एवं क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब वेस्टर्न एजुकेशन उन लोग फॉलो किए थे तो वैज्ञानिक विधि में तो विश्वास रखेंगे ही। ठीक है, अपने प्रारंभिक अधिवेशनों में कांग्रेस विनम्र शब्दों में सुधार की मांग करती रही। अभी देखिए कितना अच्छा शब्द यहां पर लिखा हुआ है। शुरुआती के अधिवेशनों में कांग्रेस मांग करती रही, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, प्यार से मांगती रही, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते थे। लास्ट में इन लोग को अपना जो विरोध करने का जो तरीका था उसको चेंज करना पड़ा। अभी हम लोग देखेंगे, अभी आप देखते रहिए। कांग्रेस विनम्र शब्दों में सुधार की मांग करती रही, साथ ही राजनीतिक अधिकारों की मांग एवं प्रचलित शासन व्यवस्था में सुधार का सुझाव देती रही। तो क्या होता था, जिस समय मांग करती थी शुरुआत में, तो शुरुआत में मांग करने से अंग्रेज एक बार में तो ऐसे भी सुनते नहीं थे, और मांग ज्यादातर लोग खारिज ही कर देते थे, नहीं मानते थे। तो ये लोग क्या चाहती थी, मॉडरेट्स ये सोचते थे कि उनका जो लेजिस्लेटिव है, जैसे कि गवर्नर जनरल के ऑफिस में, गवर्नर जनरल के जो भी ऑफिस था वहां पर दो बॉडी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव में ये चाह रहे थे कि इनके जो इंडियंस है वो वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेट करें और अपना बात वहां पर रखेंगे, तो हो सकता है कि जो ब्रिटिशर्स है वहां तक, जो हेड है वहां तक वो बात पहुंच जाए और इनका काम जो है वो बन जाए, जो सुधार लाना चाहते हैं वो हो जाए। ये सब चाहते थे कौन, मॉडरेट्स लोग, नरम दल वाले। तो साथ ही राजनीतिक अधिकारों की मांग एवं प्रचलित शासन व्यवस्था में सुधार का सुझाव देती रही। अब उस समय 1885 में वाइसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यही ए.ओ. ह्यूम को बोले थे कांग्रेस बनाने के लिए, पता है आपको, इसके पहले क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं। तो लॉर्ड डफरिन का विचार था कि भारतीय कांग्रेस वही कार्य करे जो इंग्लैंड में सम्राट का विरोधी दल करता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की, जैसे ब्रिटिश रूल वहां पर होता है ब्रिटेन में जैसे ब्रिटिश रूल होता है, वहां के विरोधी भी उनका बात मान लेते हैं, एज अ सेफ्टी वॉल्व काम करते हैं। और सही कांग्रेस को भी कैसा काम करना है, एज अ सेफ्टी वॉल्व काम करना है। जो लोगों के प्रेशर है, जो आम जनता का, भारतीयों का प्रेशर है, दबाव है, उसको ये सेफ्टी वॉल्व के जरिए बाहर निकाल देना चाहते थे। ठीक है, चाहे उसके लिए वो बात मान भी ले या नहीं भी माने। ठीक है,
आगे हम लोग अगर देखें तो लॉर्ड डफरिन का विचार था कि भारतीय कांग्रेस वही कार्य करे जो इंग्लैंड में सम्राट का विरोधी दल करता है। उसका विचार था कि जैसे इंजन में भाप की मात्रा बढ़ जाने से सेफ्टी वॉल्व द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार भारतीयों के हृदय से असंतोष की भावना बाहर निकालने के लिए कांग्रेस के रंगमंच का उपयोग होगा। तो एक तरह से अंग्रेज ये जानबूझ के ही कांग्रेस का स्थापना करवाए थे। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि एज अ सेफ्टी वॉल्व वो यूज करना चाहते थे कांग्रेस को, लोगों के रोष से बचाना चाहते थे अपने आप को। जो विरोध था जैसा कि 1857 में हुआ, उस तरह का विरोध फिर ना हो, इसके लिए कांग्रेस का स्थापना वो लोग करवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि और आगे यहां पर है क्या, कौन कौन सा नीति जो मॉडरेट्स के द्वारा दबाव बना के अंग्रेजों पर लाया गया और उनके द्वारा फिर क्या क्या सुधार आया, उस चीज पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो यहां आप देखेंगे, परंतु सरकार का कांग्रेस के साथ सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार अधिक दिनों तक नहीं रहा। कैसे रहता? क्योंकि मॉडरेट्स का मानना था कि अंग्रेज लोग भारत के फेवर में है, जो कि था नहीं। ठीक है, वो लोग बातचीत से कोई चीज को हल करना चाहते थे और अंग्रेज तो जानते थे वो कांग्रेस क्यों बनाए हैं। वो लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि हम लोग कांग्रेस क्यों बनाए, लेकिन मॉडरेट्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं था, या उन लोग धोखे में रह गए कि अंग्रेज उनके साथ हैं। ठीक है, तो सरकार का कांग्रेस के साथ सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार अधिक दिनों तक नहीं रहा। शासक वर्ग का सहयोग संदेह में बदल गया। अब देखिए, शासक वर्ग मतलब अंग्रेज। अब अंग्रेज का सहयोग जो था, जो मॉडरेट्स मानते थे कि ये हमारा सहयोग करेंगे, अब उसमें क्या इन लोग को होने लगा? संदेह होने लगा। ज्यों ज्यों राष्ट्रीय भावना जोर पकड़ती गई, शासक वर्ग भयभीत होता गया। ब्रिटिश सरकार नवजात कांग्रेस को एक भयानक शिशु, इन्फेंट टेरिबल समझने लगी। अब देखिए, तो ब्रिटिशर्स क्या समझती थी? ब्रिटिशर्स भी कांग्रेस को समझती थी कि ये हमारा जो भारतीय जनता है उनके रोष के सामने कांग्रेस खड़ी हो जाएगी और हमें बचाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मॉडरेट्स भी अब समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारा हर चीज में साथ नहीं दे रहे हैं, और जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर नीचे छोटी छोटी मांगे हैं उसको अपना के, उसको दे के हम लोग को बहला फुसला रहे हैं। इसलिए जो मॉडरेट्स भी थे वो विरोध करने की भावना, ऐसा लग चुका था अंग्रेजों को कि मॉडरेट जो है अब हमारा विरोध कर सकते हैं। इसलिए वो एक बहुत अच्छा नाम यहां पर दी है, भयानक शिशु, इन्फेंट टेरिबल नाम दी है किसको? कांग्रेस को। तो लॉर्ड डफरिन को कहना पड़ा अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर है। अब इसके पहले स्लाइड में क्या था? राज प्रेम था। अब देखिए ब्रिटिशर्स कितना जल्दी अपना माइंड चेंज करते हैं। अब यहां पर क्या कर दिए? राजद्रोह बोल दिए कि कांग्रेस अब राजद्रोह की ओर हो गया है। अतः 1890 में सरकार ने एक घोषणा निकाली। अब 1890 में क्या घोषणा निकाली इसको हम लोग देखेंगे, जिसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को दर्शक के रूप में भी कांग्रेस के अधिवेशनों में सम्मिलित होने से रोक दिया गया। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे। 1890 में हुआ क्या? 1890 में सरकार एक घोषणा निकाली क्या कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, वो मेंबर तो बनेंगे ही नहीं, दर्शक के रूप में भी जहां पर अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, वहां नहीं सम्मिलित होंगे, वहां नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा फैसला लिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1890 में कि जितने भी सरकारी अफसर हैं या आलाधिकारी या कर्मचारी हैं, वो जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, ना एज अ प्रतिनिधि, ना एज अ मेंबर, और ना एज अ वहां के जो सम्मिलित होने के लिए जो लोग जाते थे देखने के लिए, उसके जैसा भी वहां पर उन लोग को नहीं जाना है। ठीक है, ये हुआ था कब? 1890 में। 1897 में क्या हुआ? तो 1897 में आप देखेंगे, 1897 ईस्वी में षड्यंत्रकारी और उत्तेजक भाषणों के विरुद्ध नियम बनाने पड़े। किसको? ब्रिटिश सरकार को। तो 1897 तक पता चल गया था मॉडरेट्स लोग को भी, जो कांग्रेस के थे,
कि जो अंग्रेज हैं उसका साथ नहीं दे रहे हैं, बस उसका यूज कर रहे हैं उन्हीं के देश के जनता के विरुद्ध। तो उन लोग क्या करते थे, जितना भी षड्यंत्रकारी और भाषण उन लोग देते थे, जितना भी मॉडरेट लोग ब्रिटिश के खिलाफ भाषण देते थे या पैम्पलेट बांटते थे या कोई भी ऐसा काम करते थे जिसमें ब्रिटिश सरकार को चोट पहुंचे या उसके विरुद्ध कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए भी वो लोग एक नियम लेके आए। तो 1897 में इस लाइन को भी, जितना भी ये डेट वाला लाइन है उसको आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। तो 1897 ईस्वी में षड्यंत्रकारी और उत्तेजक भाषणों के विरुद्ध नियम बनाए गए और 1898 में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो 3 डेट है आपका, एक 1890, ठीक है, 1897 और 1898, ठीक है। तो 1890 में क्या हुआ, कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिवेशन में भाग नहीं लेगा। 1897 क्या हुआ, जितना भी उत्तेजक भाषण या फिर और भी कोई प्रचार प्रसार अंग्रेज के खिलाफ हो रहा है उस पर रोक। और 1898 में क्या हुआ, जितने भी समाचार पत्र हैं जो कि स्वतंत्र रूप से पहले काम करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लिखते थे, उन पर रोक लगा दिया गया है, ठीक है। अब इसी समय से अंग्रेज कुछ और सोचने लगे। वो लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जितना भी कास्ट के लोग हैं सब एक साथ अंग्रेज का विरोध कर रहे हैं। तो उसी समय से ये लोग क्या स्टार्ट किए कि फूट डालो 2 लोगों में और राज करो। तो फूट डालो राज करो का नीति यहीं से स्टार्ट होता है। तो वो लोग इस समय से करना क्या स्टार्ट किए कि जैसे कि लोग हिंदू के बहुत सारे जो धार्मिक कार्यक्रम थे उसमें तो पहले ही विरोध कर चुके थे, तो अभी लोग सोचे कि हिंदू को फिर हम लोग अपने इसमें बात में लाएंगे तो लोग आ नहीं पाएंगे। तो लोग क्या किए, जो मुस्लिम लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, उसको अपने हितैषी बना लिए और उसका उपयोग करने लगे। जो कांग्रेस बना था उसका दमन करने में, उसके विरोध में उसका कोशिश करने लगे कि कांग्रेस जो है उसके विरोध में जो मुस्लिम संगठन है वो काम करे। और इसी के फलस्वरूप आप देखेंगे कि आगे 1906 1905 में आप आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसका, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इस चीज में क्या लिखा हुआ है। तो प्रगतिवादी शक्तियों के दमन के लिए सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और मुसलमान को कांग्रेस विरोधी संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहन देना आरंभ किया। देख लीजिए किस लेवल के अंग्रेज थे ये लोग, ठीक है, कैसे ये लोग देश को तोड़े हैं, वो यहीं से तोड़ना स्टार्ट किए हैं अंग्रेज लोग। और ये टूटा हुआ देश आज भी आपको दिखेगा कहीं ना कहीं भारत में। सरकार के दृष्टिकोण में इस परिवर्तन के बावजूद भी कांग्रेस अपनी राह पर चलती रही। तो ब्रिटिश अपना काम कर रही थी और कांग्रेस एकजुट अपना काम करते आ रहे थे। उस समय इन लोग के फूट डालने पर भी उतना कोई खास असर नहीं हो पा रहा था। जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भाई लोग थे सब एक साथ काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के विरोध में, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े, ये फिर से मैं बता दूं, ये जो भी नोट्स है आपको जल्दी जल्दी उतारने का जरूरत नहीं है, आपको ये व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछला सभी वीडियोस और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो सरकार के दृष्टिकोण में इस परिवर्तन के बावजूद भी कांग्रेस अपनी राह पर चलती रही और इसकी लोकप्रियता बढ़ती रही। किसकी? कांग्रेस की, ठीक है। पूरे देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी क्योंकि ये अंग्रेज का सामना कर रहे थे। शीघ्र ही एक राष्ट्रीय संस्था बन गई। श्री मदन मोहन मालवीय के शब्दों में, भारतीय जनता की इस महान संस्था कांग्रेस द्वारा अब एक जीवा मिल गई है और जिसके द्वारा हम इंग्लैंड से कहते हैं कि हमारे राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार करें। तो मदन मोहन मालवीय का कहना था कि वो जो हमारी संस्था बन गई है कांग्रेस, अब उसको अपना ले। और वो इंग्लैंड से ये भी कहते हैं कि जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, जो पॉलिटिकल मांग है, उसको आप स्वीकार करें और हमें प्रदान करें, ठीक है। ये मदन मोहन मालवीय का कहना था। किसका क्या कहना था वो भी लाइन इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप अगर अपने आंसर में जोड़ेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने का प्रबल संभावना रहता है, ठीक है।
डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, फैक्ट्स है, अगर आप सही सही लिखते हैं तो आपका आंसर और सुंदर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शेख रजा हुसैन क्या कहते थे? तो शेख रजा हुसैन कांग्रेस विरोधी थे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने वायसराय के कार्यक्रमों की निंदा करनी शुरू कर दी। तो कांग्रेस तो होना ही था, ये तो सबको पता है कि होना था कि मॉडरेट जो थे शुरू में अंग्रेज के साथ थे, अंग्रेज उनका बात नहीं माने, अब क्या होगा? अब विरोध होगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, कांग्रेस के नेताओं ने वायसराय के कार्यक्रमों की निंदा शुरू कर दी करना। कांग्रेस की ओर से देश के विभिन्न भागों में सभाएं की जाने लगी एवं राष्ट्रीय सरकार की मांग के लिए प्रस्ताव स्वीकृत होने लगे। अब देखिए, अब यहां पर किस चीज का भावना प्रकट हो रहा है? राष्ट्रीय सरकार, जो देश की सरकार है, वो बनाने का प्रस्ताव यहां पर रखने का बात किया जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, मांग रखने का प्रस्ताव यहां पर रखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत से ये लोग जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ की आम जनता भी परेशान थी। ठीक है, लेकिन आप आगे जाके देखेंगे कि मॉडरेट्स लोग जो हैं, जैसे अंग्रेज यहाँ से चले भी जाते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में ड्रेन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो अंग्रेज यहाँ पर अपना सब कुछ, उस लाइन को हम लोग कट कर दें अगर, कि अंग्रेज यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर फिर जो किसान है, जो आर्टिसंस है, जो शिल्पकार है, जो हस्तकार, ये सब का फिर दमन कौन करने लगते हैं? जमींदार लोग करने लगते हैं, और ट्रेडर्स है वो करने लगते हैं, मर्चेंट्स है वो करने लगते हैं। और वो लोग थे कौन? वही लोग तो मॉडरेट्स थे। तो मॉडरेट्स अपना भी यहाँ पर कुछ फायदा देख रहे थे, और भारतीय लोगों के हक में था ये फायदा, इसलिए कुछ कोई बोल भी नहीं रहा था। ठीक है, मेन था अंग्रेज यहां से हट जाए और राष्ट्रीय सरकार यहां पर बनाने का मांग रखना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस की ओर से देश के विभिन्न भागों में सभाएं की जाने लगी एवं राष्ट्रीय सरकार की मांग के लिए प्रस्ताव स्वीकृत होने लगे। अब 1890 में हुआ क्या? 1890 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड गया। अब देखिए, 1890 में यहां से एक प्रतिनिधि मंडल कुछ लोगों का इंग्लैंड गया, और वहां पर इंग्लैंड जाके वहां पर एक कमेटी लोग स्थापना करना चाह रहे थे कि वहां पर भी एक कमेटी रहेगी इंग्लैंड में, तो जो भी यहाँ के लोगों का बात है, जो भी यहाँ की परेशानी है, उसको डायरेक्ट वहां पर ये लोग रख पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड गया, वहां इसने कांग्रेस के कार्यों का प्रचार किया। कौन? ये प्रतिनिधि मंडल जो इंग्लैंड गया था, वहां पर कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया। इस प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों की एक समिति बनाई, ठीक है, का निर्माण किया। तो ये जो मंडल गया था वहां पे, वो ब्रिटिश लोकसभा के सदस्यों की एक समिति बनाई, जिसमें जिस समिति के हेड आपको बता दें ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ विल्बो नाम था उनका शायद, तो आप उसको देख लेंगे एक बार नाम क्या था। तो वहां पर जो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसके हेड ब्रिटिशर्स ही वहां पर उनको बनाया गया था। और वहां पर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ की जो भी परेशानी है, भारतीय लोगों का जो भी रोष द्वेष जो भी है अंग्रेजों के खिलाफ, उसको वहां पर डायरेक्टली रख के डायरेक्ट वो बात क्राउन तक चल जाए या ब्रिटिशर्स तक चला जाए। तो आगे हम लोग अगर देखें, 1890 ईस्वी में इंडिया नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित हुई। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। तो 1890 में क्या हुआ? तो 1890 ईस्वी में इंडिया नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित हुई। इसके द्वारा इंग्लैंड की जनता को भारत की परिस्थिति का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो देखिए आखिर जो हार्ड वर्क था कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का, वो काम आया। तो 1890 में एक पत्रिका छपी इंडिया। अब इंडिया में उसमें छपने लगा कि कैसे अंग्रेज जो है वो परेशान कर रहे हैं भारतीय लोगों को, उससे परिस्थिति का जायजा पता चलता था। किन लोगों को? जो वहां के ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश में जो ब्रिटेन के लोग थे, उनको भारत की परिस्थिति का ज्ञान हो रहा था। वहां जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसको ज्ञान हो रहा था। कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल में शासन के समस्त क्षेत्रों से संबंधित मांगों सरकार के सामने पेश की, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख थी। अब देखिए, मॉडरेट्स का कुछ मांग था
जो वो सरकार से करना चाह रही थी। ठीक है, अब उन्हीं मांगों को पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर लाया है, उसको आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या क्या मांग था। तो लेजिस्लेचर का विस्तार हो, तो देखिए होता क्या था, जैसे आपको हम समझा दें। जैसे 1861 में जो आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी था, तो इस लेजिस्लेटिव बॉडी में दो मेंबर तो होते थे, एक होते थे ऑफिशियल मेंबर्स और दूसरे होते थे नॉन ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल मेंबर तो टोटल ब्रिटिशर्स ही रहते थे, ये सब पता ही है सबको कि ब्रिटिशर्स ही होंगे। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी ब्रिटिशर्स ही रहते थे। तो इस चीज को लेके मॉडरेट्स खुश नहीं थे इस बात को लेके। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी क्या थे, ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, तो लेकिन जब 1892 में इंडिया काउंसिल एक्ट आया तो लेजिस्लेटिव जो बॉडी था इसके नॉन ऑफिशियल मेंबर, अब ऐसा नहीं कि इंडियन होने लगे, अब ये बात हटा दिया गया कि ब्रिटिशर्स होंगे कि इंडियंस होंगे। तो इसमें अब होने क्या लगा, मेन इसमें इलेक्शन के थ्रू होने लगा। ठीक है, तो कुछ का इलेक्शन होगा, कुछ का नॉमिनेशन होगा, कुछ का इलेक्शन होगा और कुछ नामित होंगे। तो ये इलेक्शन किसके द्वारा होगा, तो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, वहां के लोगों के द्वारा। ठीक है, वहां के लोगों के द्वारा ये इलेक्शन के थ्रू कुछ मेंबर्स यहां पर आएंगे और कुछ नॉमिनेशन करेंगे। जो कौन करेगा, वायसराय करेगा। ठीक है, कौन करेगा, वायसराय करेगा। जो नामित करेंगे कुछ लोगों को, वो वायसराय नामित करेंगे। तो कुछ हद तक ये ठीक था, लेकिन इस चीज में भी मान लीजिए कि 10-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं थे। तो इस चीज का विस्तार चाहते थे, जो मॉडरेट्स थे, कि प्रतिनिधि जो लेजिस्लेचर में जो प्रतिनिधि मंडल है उसका विस्तार अगर किया जाए तो लोगों तक, जो लोगों का परेशानी है वो ज्यादा व्यापक स्तर पे आप समझ पाएंगे और अलग अलग जगह से ज्यादा लोग अगर आएंगे तो अपनी सब परेशानी ब्रिटिशर्स तक रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ही चर्चा इस स्लाइड में हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल में शासन के समस्त क्षेत्रों से संबंधित मांगों सरकार के सामने पेश की, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थी। तो लेजिस्लेचर का विस्तार हो तथा उनमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य हो। तो जनता द्वारा निर्वाचित मतलब जिसको जनता इलेक्ट करे वोट देके। लेकिन ये इलेक्शन कैसा था, आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट था, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं दे रही थी। कौन वोट दे रहे थे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो मेंबर्स थे वो लोग। ठीक है, आगे अगर हम लोग इसको देखें तो केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेचर में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो। तो ये मांग था, अभी मैंने आपको बताया 10-12 मेंबर है, सब जगह से अगर मेंबर रहेंगे तो सब जगह की समस्याओं को सुना जाएगा, तभी पूरे भारत के लोग जो है क्या होंगे, खुश होंगे उस चीज से। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेचर में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो। तो पहला क्या है, तो पहला उन लोग का मांग क्या था, तो पहला मांग था कि इलेक्शन के जरिए जो प्रतिनिधि चुने जाए, इलेक्शन के जरिए चुने जाए। दूसरा मांग क्या था, तो दूसरा मांग था आपका कि जितने भी सदस्य हैं उनका संख्या जो है वो बढ़ाया जाए, उनका संख्या जो है वो उसको इंक्रीज किया जाए। तीसरा उनका मांग था न्याय को लेके, कि न्याय अगर आप कर रहे हैं तो न्याय ज्यूरी दे। ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, कोई एक जज न्याय नहीं देके जूरी प्रथा को लाने का यहाँ पर बात हो रहा था। तो न्याय प्रशासन में जूरी प्रथा का प्रयोग हो। ठीक है, जूरी मतलब जजों का समूह, जजों का समूह। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। भारत सचिव की काउंसिल एवं प्रीवी काउंसिल में भारतीयों को स्थान मिले। ठीक है, ये वही बात हो रहा है कि सचिव के पद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके काउंसिल में किसको जगह मिले, भारतीय मेंबर्स को जगह मिले, भारतीयों को उच्च सैनिक शिक्षा दी जाए एवं राजकीय सेवाओं का भारतीयकरण हो। जितने भी राजकीय सेवाएं हैं उसका क्या यहां पर किया जा रहा है कि वो भारतीयकरण करने के लिए बोल रहा है, वो इंडिया के लेवल पे उसका सेवा दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज को इतना, ये 4-5 जो मांग था, अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका मार्क्स थोड़ा सा ठीक आएगा। तो ये मॉडरेट्स का जो प्राथमिक मांग था वो क्या था, एक है इनडायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा है संख्या बढ़ाना, तीसरा है न्याय प्रशासन में जूरी व्यवस्था को लाना, और जो सेक्रेटरी काउंसिल का पोस्ट है उसमें भारतीय लोगों को सम्मिलित करवाना, वहां पर उन लोग का भारतीय लोगों को स्थान मिले, ये उन लोग का कहना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखिए लास्ट क्या था, देश में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार हो, शस्त्र कानून में संशोधन हो एवं भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश सरकार दे। तो यहां पर कुछ और पॉइंट है और सबका सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या पॉइंट है, देश में औद्योगिक शिक्षा का प्रचार हो, औद्योगिक मतलब कमर्शियल जो एजुकेशन था वो देश को मिले, जो इकोनॉमिक एजुकेशन था वो देश को मिले, शस्त्र कानून जो आर्म्स एक्ट था उसमें संशोधन करने का मांग इन लोग रख रहे थे। ठीक है, तो कोई भी आर्म्स पहले जो है नहीं रख पाता, उसमें संशोधन करने का मांग इन लोग कर रहे थे। और भारतीय सचिव का जो पोस्ट था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट था, उसका सैलरी किसको देने का बात हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार समझे कि उसको सैलरी कहां से देगी, वो ब्रिटिश सरकार तय करे। ठीक है, अपने से वो दे। आगे हम लोग देखें, शासन संबंधी सुधारों के साथ साथ कांग्रेस ने साम्राज्यवादी नीति एवं सरकार की आर्थिक नीति का विरोध किया। ठीक है, अब यहां पर विरोध स्टार्ट हो गया है मॉडरेट्स के द्वारा भी, और ये अंग्रेज समझ गए हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो शासन संबंधी सुधारों के साथ साथ, तो शासन संबंधी सुधारों मतलब वही लेजिस्लेचर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब के साथ साथ कांग्रेस ने साम्राज्यवादी नीति एवं सरकार की आर्थिक नीति का विरोध किया। तो साम्राज्यवादी नीति और सरकार की आर्थिक नीति का मतलब क्या हो गया, जो देश से पैसा बाहर जा रहा है। अब देश से पैसा बाहर जा रहा है, इसको सबसे पहले किसने समझा, तो दादा भाई नारोजी ने समझा। उनका जो बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नारोजी का जो बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहां भी देखिए अन ब्रिटिश वर्ड जो है यूज हुआ है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसी बुक में वो क्या दिए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द का या कंसेप्ट इसका दिए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब भारत का जो वेल्थ है, भारत का जो संपत्ति है, वो उसको अंग्रेज क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का सबसे पहले दादा भाई नारोजी डिस्कस किए थे, और भी थे आरसी दत्त, वाचा जी, ठीक है, और भी लोग थे। तो आर्थिक नीति का विरोध भी किया जाने लगा, और सामाजिक आर्थिक समस्याएं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, उस पर भी मांग जारी हो गया। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, जो आर्थिक सोशियो रिलीजियस, इसको तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म पर बात मनवाने का बात होने लगा। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की समाधान की मांग की। इसकी प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। तो यहां पर अभी हम लोग कुछ मांग और पॉइंट्स के जरिए देखेंगे कि ऊपर क्या मांग था। ऊपर मेन था शासन संबंधी, कि शासन में कैसे लोग आए, कैसे भारतीय शासन में जाएं, कैसे वहां पर लोगों का संख्या बढ़ाया जाए, कैसे वहां पर लोगों का संख्या बढ़ाने के बाद अपना समस्या वहां पर रखे और ब्रिटिश उसका समस्या सुने, इस पर बल दिया गया। यहां पर क्या दिया गया बल, यहां पर आर्थिक रिफॉर्म करने का, आर्थिक नीति लाने का, साम्राज्यवादी नीति लाने का,
और जो सोशियो इकोनॉमिक आपका रिफॉर्म था उस पर चर्चा, उस पर मांग किया गया। तो क्या क्या था वो मांग, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग कि उनका मांग क्या क्या था। तो आप यहां देखेंगे, भूमि कर तथा अन्य करों में कमी हो। तो वो लोग क्या चाहते थे कि लैंड टैक्स जो है उसका रेट को कम किया जाए। सिंचाई मतलब इरिगेशन, सिंचाई की उचित व्यवस्था तथा कृषि बैंकों की स्थापना। तो यहां पर किसका स्थापना करने का मांग किया गया? कृषि बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक का स्थापना करने का मांग किया गया। क्या आप बता सकते हैं भारत में एग्रीकल्चरल बैंक के नाम से उपस्थित कौन सा बैंक है? आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कौन सा एग्रीकल्चरल बैंक है, उसका नाम उसके फुल फॉर्म के साथ आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है। भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले, जो भी बिजनेस था उसको प्रोत्साहन देने का बात हो रहा था। विदेशों में निर्यात किए जाने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगे एवं विदेशी मालों पर भारी चुंगी लगे, मतलब टैक्स लगाने का बात हो रहा था। जितना भी विदेश से माल भारत में आ रहा है उस पर विदेशी मालों पर ज्यादा चुंगी लगाने का बात हो रहा है, टैक्स लगाने का बात हो रहा है। और जो भी अनाज है जो बाहर जा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगे, वो यहीं पर बिकेंगे और जो यहाँ का वेल्थ है, यहाँ का संपत्ति है, वो भारत में ही रहेगा। ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म का बात किया गया। आगे अगर शासन संबंधी देखें, शासन संबंधी व्यय में कमी हो, तो जो भी शासन संबंधी व्यय मतलब शासन करने में जितना भी लोग, आप देखिए कोई भी आप शासन में शासन कर रहे हैं तो आपके अंडर में लोग काम करेंगे, उनका पेंशन हो गया, उनका सैलरी हो गया, आप सब दे रहे हैं। तो उसी को कम करने का बात यहां पर किया जा रहा है मॉडरेट्स के द्वारा, नरम दल के द्वारा, कि शासन संबंधी में जितने भी खर्च हो रहे हैं उसको उसमें आप कटौती करें एवं विदेशियों को कम संख्या में नियुक्त किया जाए। तो अपने अपने जो ऑफिसेस हैं उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनका नियुक्ति को क्या किया जाए, कम किया जाए, इसका बात वो लोग कर रहे थे। तो कांग्रेस ने विदेशी उपनिवेशों में बसे भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों का भी विरोध किया। जो बाहर रह रहे थे भारतीय लोग, उन पर जो अत्याचार हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका भी वो लोग विरोध कर रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे, एवं दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों के भारतवासियों की उपेक्षा करने वाले कानूनों की आलोचना की। तो ये सब पॉइंट आप अपने आंसर में लिखेंगे एक एक पॉइंट बना के, तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा, मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। तो क्या चीज का विरोध हुआ यहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों के भारतीय वासियों की उपेक्षा करने वाले कानूनों, जो भी कानून इन भारतीयों के खिलाफ बनाया गया उसका आलोचना कर रहे थे। कौन? मॉडरेट्स कर रहे थे। ठीक है। आगे हम लोग देखें तो ये जो भी आलोचना हो रहा था या जो भी मांग हो रहा था, उन मांगों को अपना मनवाने के लिए ये सब मांग रखा गया था। ये नहीं कि वो मांग माना गया, ये मांग रखा गया था। अब माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा ये डिपेंड करेगा कांग्रेस के ऊपर, सॉरी ब्रिटिशर्स के ऊपर, कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आगे हम लोग देखें कि उदारवादी जो थे, जो नरम दल थे, जो नरम दल वाले लोग थे, उदारवादियों के कार्यों की समीक्षा। तो उदारवादी जो अपना कार्य किए थे उसका एक समीक्षा हम लोग यहां करेंगे कि क्या उनका कार्य सफल रहा, क्या वो जो कार्य जो मांग लोग किए थे उसके बारे में अंग्रेज क्या किए, इस चीज पर हम लोग चर्चा अभी करेंगे। तो कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यक्रम एवं नीति में कई दोष थे। ठीक है। अब वो दोष क्या क्या थे उस चीज को हम लोग तो देख ही लिए हैं कि उन लोग सबसे पहले भरोसा कर लिए थे अंग्रेज पर, करना नहीं चाहिए था। ठीक है। प्रथम, उदार राष्ट्रवादियों की यह धारणा भ्रम मूलक थी कि अंग्रेज शासक स्वेच्छा से भारत का शासन भारतीयों के हाथ में दे देंगे। ये सबसे बड़ा फॉल्ट था जो मॉडरेट्स अपने मन में गढ़ के रखे थे कि अंग्रेज जो है वो भारत को स्वेच्छा से भारत पर राज करने का स्वीकृति दे देंगे। वे ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक आधार, उसकी प्रवृत्ति तथा उद्देश्य को समझने में असमर्थ थे। सही बात है, जो मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिशर्स लोग का जो चाल था उसको समझ नहीं पा रहे थे। उनका यह अनुमान गलत था कि भारत एवं इंग्लैंड के हितों में कोई विरोध नहीं है,
द्वितीय, उन्होंने ब्रिटिश शासकों की न्याय प्रीतिया में विश्वास करके, उनका जो न्याय करने का प्रक्रिया था उसमें विश्वास करके भी उन लोग गलती किए थे। तो यहाँ पर आलोचना किया जा रहा है, समीक्षा में आलोचना किया जा रहा है यहाँ के लोगों का, मॉडरेट्स का, कि वो लोग ब्रिटिशर्स पर विश्वास करके सही नहीं कर रहे थे, जो कि हानि ही हो रहा था इस देश के लोगों का उन पर विश्वास करके। आगे हम लोग अगर बात करें तो उनका यह अनुमान गलत था कि भारत एवं इंग्लैंड के हितों में कोई विरोध नहीं है। वो लोग क्या सोचते थे कि हम लोग दोनों जो है भारतीय और ब्रिटिश लोग हैं, खास करके ब्रिटिश लोग जो है, और वो बहुत हित चाहते थे हमारे भारतीय लोगों का, जो कि ऐसा नहीं था। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आवश्यकता से अधिक विश्वास किया गया मॉडरेट्स के द्वारा, नरम दल के द्वारा, तो नहीं करना चाहिए था उनके न्याय प्रक्रिया पे विश्वास। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति को अपनाकर, मतलब पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात किया कि वो लोग प्रेयर पे रिक्वेस्ट करने पर लोग विश्वास रखते थे, अपनाकर यह बताया कि उनमें बलिदान करने की शक्ति नहीं है। तो अंग्रेज के बोलने पर हाँ में हाँ मिलाकर उन लोग अपना इज्जत खुद खो रहे थे। कौन? मॉडरेट्स लोग, नरम दल वाले। उदारवादियों के विरुद्ध उपयुक्त आक्षेप लगाना तो ठीक है। अब देखिए यहां से जो ये लाइन लिखा गया ना, कितना सुंदर लाइन को मोड़ा गया है। ऊपर क्या किया? ऊपर आलोचना किया, अब उनके हित में बात करेगा यहां पर, तो उनके हित में बात होगा तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो ऊपर हो गया क्या? आलोचना। ऊपर हो गया आपका आलोचना, ठीक है। अब नीचे क्या होगा? किंतु साथ ही हमें यहां उनकी सफलताओं को भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सफलता क्या थी। मॉडरेट जो थे सिर्फ उनका आलोचना करने से थोड़ी चलेगा। देखिए, तो कोई भी चीज अगर कोई करता है तो उसमें प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो अभी ऊपर हम लोग ने आलोचना देखा, अभी नीचे हम लोग देखेंगे क्या क्या उन लोग अच्छा करके गए और क्या क्या अच्छा हुआ, ठीक है। किंतु साथ ही हमें यहां उनकी सफलताओं को नहीं भूलना चाहिए। उदारवादी युग को महत्वहीन कहकर टाल देना अनुचित है। वस्तुतः उदारवादियों की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित महत्वपूर्ण देने हैं। तो उदारवादी क्या क्या अच्छा करके गए उसको एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ने आलोचना देखी, अब वो अच्छा क्या करके गए उसका डिस्कशन हम लोग अभी एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय के जनक। तो ये राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता है लोगों में राष्ट्रीय प्रेम को जगाना, तो उसके जनक थे। तो कैसे इनको आप जनक बोल सकते हैं? कैसे आप जनक बोल सकते हैं इन लोगों को? क्योंकि यही लोग थे जो भारतीयों में राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजों के विरुद्ध जो राष्ट्र प्रेम इन लोग का था अपने मन में, वो और भारतीय लोगों में था, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने वाला जो इन लोग के मन में था उस लोगों तक पहुंचाना यही लोग स्टार्ट किए थे। तो इस चीज को हम लोग अगर पढ़ें, कांग्रेस के उदारवादी नेता ही भारतीय राष्ट्रीयता के जनक हैं। सर्वप्रथम उन्होंने ही सांप्रदायिकता और प्रांतीयता जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर, अंडरलाइन करने वाला बात है कि कोई भी संप्रदाय या कोई भी प्रांत के आप हो, उससे उठकर ये जो मॉडरेट लोग, नरम दल वाले थे, ये देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काम करना उचित समझें। संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भारतीय राष्ट्रीयता का नारा बुलंद किया। उनके प्रयत्नों के फल स्वरूप ही, तो उनका जो भी ये प्रयत्न था उनके फल स्वरूप हुआ क्या कि ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से फैली, लोग इसमें जुड़े और अंग्रेज के मन में एक भय जरूर पनपा कि आगे जाके अब बहुत दिन ऐसा नहीं रह गया कि उन लोग ज्यादा दिन तक इस देश पे राज कर पाए, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो स्वशासन, प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों की मांग होने लगी। तो यही तीन मेन मांग था जिस पर वो अपना काम लगा रहे थे। कौन? मॉडरेट्स, नरम दल वाले। दूसरा पॉइंट पर अगर हम लोग चर्चा करें, तो राजनीतिक शिक्षा
तो राजनीतिक शिक्षा मतलब जितने भी लोग थे, भारतीय लोग को यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो राजनीतिक शिक्षा को अपनाएं, राजनीति में आए, प्रजातंत्र को समझे, प्रजातंत्र को संभाले और राजतंत्र को संभाले। इस पर बात हो रहा था, मतलब लोगों को पॉलिटिक्स का जानकारी हो, तभी वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो उनका कुनीति है उसके लिए वो लड़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। उदारवादी आंदोलन के कारण भारत के विभिन्न लोगों में पारस्परिक संपर्क हुआ। अलग अलग जगह के लोग थे वो एक साथ आए। अब अलग अलग जगह के लोग एक साथ आएंगे तो उनका पॉलिटिकल थॉट्स मिलेगा, जिसमें जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, एक मजबूत थॉट को लेके बाहर निकलेंगे। उनके बीच राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान होने लगा। ये संयुक्त रूप से सुधार एवं स्वशासन के लिए सरकार से मांग करने लगे। तो अब ये लोग क्या करने लगे, एक साथ एकजुट हो गए और ये सरकार से स्वशासन में सुधार के लिए, स्वशासन के लिए और सुधार के लिए सभी चीजों में सरकार से एकजुट मांग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने भारतीयों का ध्यान कहां पर केंद्रित किया, प्रजातंत्र और प्रतिनिधि संस्थाओं की ओर केंद्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग चर्चा करें तो ये चर्चा मैंने आपसे पहले भी किया है 1892 के बारे में। तो इस चर्चा में क्या था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो था, इसमें विस्तार पर बात हो रहा था, जो लेजिस्लेचर है उसका विस्तार पर बात हो रहा था। उसके इलेक्शन, वहां के लोग जो हैं उसमें जो प्रतिनिधि हैं वो भारतीय लोग जो हैं इलेक्शन के जरिए वहां पर पहुंचे, अपना बात रखें, अंग्रेज से सुधरवाएं, अपना जो भी कमी है उसको पूरा करवाएं। तो आप देखेंगे सरकार ने 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया। कहा जाता है कि इसके द्वारा संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की अप्रत्यक्ष रूप से नींव रखी गई। ठीक है, मतलब यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से नींव रखने का मतलब है जो इलेक्शन का बात है ना वो इनडायरेक्ट है। यहां पर इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, देखिए लिख दिया यहां पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन का यहां पर प्रस्ताव रखा गया और आरंभ भी हो गया, ये इस बात को मान लिया गया। इस प्रकार भारत में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के विकास की दिशा में यह प्रथम सफल कदम था। लेकिन इससे भी मॉडरेट्स खुश नहीं थे, क्योंकि ये तो बस छोटा सा बात था। 10-12 लोग अगर प्रतिनिधि मंडल बन के लेजिस्लेचर में चले जाएं, उससे कुछ बड़ा पैमाने पे व्यापक उसका असर नहीं होने वाला था। तो ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन कदम तो था जो कि मॉडरेट्स के द्वारा पर रखा गया था। आगे हम लोग देखें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार। तो जो स्वतंत्रता संग्राम था भारत का, जो 1947 में सफल हुआ, उसके लिए आप देखेंगे कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उसके जो मॉडरेट्स लोग हैं, नरम दल वाले, यही एक आधार बनते हैं। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव देने का श्रेय उदारवादी युग के नेताओं को ही जाता है। तो जो भी संग्राम था स्टार्ट तो मॉडरेट्स के द्वारा ही किया गया था, ये सच भी है। उन्होंने ही भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखलाया। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे कि उन्होंने भारतीय लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। उनकी नीतियों में ही परिवर्तन लाकर बाद में कांग्रेस ने अपना उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य तथा पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। तो जो मॉडरेट्स की जो नीतियां थी नरम दल वालों की, उसमें उन लोग क्या किए, परिवर्तन लाकर बाद में कांग्रेस ने अपना उद्देश्य औपनिवेशिक, मतलब अब अपने ही देश में स्वराज लाने का और स्वाधीनता लाने का बात किया जा रहा था। श्रीमती एनी बेसेंट लिखती हैं, तो एनी बेसेंट क्या लिखती हैं, इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करेंगे कि नरम दल के नेताओं ने ही हमको इस योग्य बनाया है कि हम स्वतंत्रता की मांग सरकार के सामने रख सके। बहुत बड़ा बात एनी बेसेंट जी यहाँ पर बोली है कि हम लोग जो स्वतंत्रता का बात रख रहे हैं ब्रिटिशर्स तक, वो किसके कारण रख रहे हैं, नरम दल के नेताओं के कारण ही रख पा रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का आइडिया था कि हम लोग वहां तक अपना बात रखें। तो आप देखेंगे इस प्रकार उदारवादी युग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण है। गुरु निहाल के शब्दों में उनके शब्दों में ये लाइन लिखा गया है कि आरंभ की कांग्रेस ने राजभक्ति की प्रतिज्ञाओं, नरम नीति, आवरण नहीं वरन भिक्षावृत्ति की नीति अपनाने पर भी
उस समय राष्ट्रीय जागरण राजनीतिक शिक्षा तथा भारतीयों को एक सूत्र में बांधने और उनमें सामान्य भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में बहुत अधिक सहयोग दिया। उनका यह कहना था कि जो कि उस समय ये लोग अंग्रेज के साथ उनका बात ज्यादा मानते थे, अंग्रेजों का बात ज्यादा मानते थे, और जो भी अंग्रेज कहते थे ये कांग्रेसी जो ये नरम दल वाले थे ये करते थे। उसके बावजूद भी जो शिक्षावृत्ति की नीति है उसको अपनाने पर और उस समय जो राष्ट्रीय जागरण इन लोग किए हैं वो सराहनीय है। जो देश के लोगों को जो एकजुट किए हैं वो सराहनीय है। तो ये था मॉडरेट्स के बारे में टोटल जो फंडामेंटल नॉलेज आपको दिया जाना था, ये इतने स्लाइड से मैंने आपको दिया। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल पे आएगा। तो आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो नोट्स है आपको व्हाट्सएप चैनल पे तो मिल ही जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।